शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने के कमरों और मगरिबी दीवार के सर्वे का काम आज दूसरे दिन भी मुकम्मल हो गया। आज ज्ञान वापी मस्जिद के गुंबद का भी सर्वे किया गया। कल के सर्वे में 50% काम मुकम्मल हो गया था। अदालत ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट तलब की है। वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि पांडे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे आज जो सर्वे किया गया उसमें क्या कुछ कवर किया गया, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, कल की तरह सुबह भी 8 बजे से सर्वे शुरू हो गया था। 8 से 12 बजे तक का सर्वे करना था। हालांकि अभी आधे घंटे ऊपर हो चुके हैं और टीम अभी तक अंदर ही है। ये कहा जा रहा है कि सर्वे पूरा हो चुका और जो डॉक्यूमेंटेशन है यानी कि जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिला है। आज जो सर्वे में सबसे पहली शुरुआत जो की गई वो गुंबद से की गई और पश्चिमी छोर से की गई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अंदर से जो सूचनाएं मिली हैं कि जो गुंबद के नीचे नक्काशीदार आकृतियां देखी गई हैं और इसके साथ ही पश्चिमी जो दीवार था, जो पश्चिमी छोर था, उस पर भी कुछ धार्मिक चिन्ह देखे गए। इसके साथ ही मस्जिद के अंदर की तरफ खासा मलबा निकला। मलबे को सफाई करने के लिए भी सहेजा गया है। तो सर्वे का काम जो है वो लगभग तो 3.5 से 4 घंटे में पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी टीम अंदर है और ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही टीम बाहर निकलेगी। और रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 17 मई तक अपनी रिपोर्ट जो है इस टीम को सौंपनी है, तो क्या अभी कुछ और काम रह गया है? क्या आगे भी ये कार्रवाई रहेगी? इसके ताल्लुक से कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी देखिए, कल 50% तक पूरा सर्वे हो चुका था, वीडियोग्राफी हो चुका था। बाकी का 50% आज करना था। तो सुबह 8 बजे कहीं टीम लग गई थी और अभी ये कह पाना कि आज का कल वीडियोग्राफी होगा या फिर वीडियोग्राफी पूरी तरीके से संपन्न हो गया, ये टीम के बाहर आने के बाद ही पता चलेगा, कंफर्म हो पाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर पता चला है कि लगभग काम पूरा हो चुका है और सर्वे का जो काम है आज खत्म भी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो क्या कुछ अहम रहने वाला है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी का एक और वाकया पेश आया। दिल्ली के नरेला इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में हफ्ते की रात आतिशबाजी का यह वाकया पेश आया। आग पर काबू पाने के लिए 27 फायर टेंडरों की मदद तलब की गई। कई घंटों तक कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने जानकारी दी कि फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह बताई जा रही है। वाज़ेह है कि एक रोज पहले ही दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में भयानक आतिशबाजी का वाकया पेश आया था, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दीगर कई जख्मी हुए थे। ये शाम को 21:10 पे कॉल मिली थी हमें। इस कॉल को हमने तुरंत आने के बाद देखा ज़्यादा लगी हुई है तो मीडियम किया। मीडियम करने के बाद 20 गाड़ियाँ मौके पर आई जो रात को 3 बजे तक काम करती रही। उसके बाद हमने इन गाड़ियों को रिलीव किया और 8 नई गाड़ियाँ मंगवाई जो अब तक काम कर रही हैं और आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। आग में कोई भी हताहत या चोट नहीं लगी है और पूरी तरह से अब कंट्रोल है। दिल्ली में मुंडका आतिशबाजी मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी हुई है। कई मुकामात पर छापेमारी के बाद इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह है कि कल 2 मुलजिमीन की गिरफ्तारी हुई थी। डीसीपी एस शर्मा के मुताबिक आतिशबाजी में 27 अफराद हलाक हुए हैं, 12 जख्मी हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो अहम खबर, दिल्ली मुंडका आतिशबाजी मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कई मुकामात पर छापेमारी के बाद इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। मालिक साहा ने राजभवन में त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। बीजेपी ने रियासत में एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ने की हिकमत अमली को फिर से अपनाया है।
त्रिपुरा में अगले साल के अवाइल में इंतखाबात होने हैं। उत्तराखंड में भी इंतखाबात से पहले बीजेपी ने वज़ीर आला को तब्दील किया था। असेंबली इंतखाबात में जीत भी हासिल की थी। गौरतलब है कि कल ही बिप्लब कुमार देब ने त्रिपुरा के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र के अमरावती से मेंबर पार्लियामेंट नवनीत राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बनाया। नवनीत राणा ने कहा कि शिवसेना के एजेंडे में था कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे नाम बदलने से डरते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले पर भी उद्धव ठाकरे पर नवनीत राणा ने शदीद तनकीद की और सख्त सवाल किया कि कश्मीर में जब हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है तो फिर महाराष्ट्र में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना औरंगजेब सेना हो गई है। मुझे लगता है कि उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि औरंगाबाद का नाम हम संभाजी नगर रखेंगे, और उस मंच पे बोलते हैं कि संभाजी नगर रखने की क्या जरूरत है, तुम्हारे ही एजेंडे में था और तुम ही आज बोलते हैं उसकी क्या जरूरत थी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि 370 हटाने के लिए जब आदरणीय बाला साहेब ठाकरे ने अपना विचार रखे थे मोदी जी के सामने कि 370 हटनी चाहिए और कश्मीर के जितने भी लोग हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए, वो सपना पूरा मोदी जी ने किया। और आप छोटा सा काम, मुख्यमंत्री हैं, नगर बदल सकते नहीं, इतने लाचार मुख्यमंत्री हो गए हैं कि अपनी विचारधारा से बहुत अलग दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि औरंगाबाद को अगर संभाजी नगर कर दिए तो बाकी पक्ष हमसे बाजू में हटकर वो दूसरी राह पकड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे जो खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं, वो आज औरंगजेब की राह पे चलने लगे हैं क्या? औरंगजेब सेना हो गई है क्या शिवसेना? ये प्रश्न है मेरा उद्धव ठाकरे जी को। और आप बात करते हैं कि हनुमान चालीसा अगर पढ़ना है तो कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़िए। इससे आपने ये दिखाया है पूरे देश को कि हनुमान चालीसा का विरोध ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कश्मीर में अगर मैं जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ तो मैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? इसका उत्तर उद्धव ठाकरे ने देना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। कोऑर्डिनेशन पैनल्स के कन्वीनर ने आज पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस की उबूरी सदस्य सोनिया गांधी को अपनी तमाम रिपोर्ट्स पेश कर दी हैं। जराये के मुताबिक सियासी उमूर के पैनल के अंदर बहस के दौरान ईवीएम का मसला और हाल ही में खत्म होने वाले इंतखाबात में पार्टी की हार से मुतालिक सवालात भी उठाए गए। सीएनजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। सीएनजी की कीमत 2 रुपए फी किलो बढ़ गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 73 रुपए 61 पैसे हो गई है। वहीं अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के लिए 76 रुपए 17 पैसे अदा करने होंगे। सीएनजी की कीमतों में इजाफा ठीक एक माह बाद किया गया। इससे पहले 14 अप्रैल को सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। बहुत प्रभाव पड़ रहा है मैडम। गैस कमा रहे हैं और गैस ही भरवा रहे हैं। गैस के पैसे मार्केट में मिल रहे हैं, सवारी पैसे देने को राजी नहीं हो रही है। सवारी कहती है कि भैया रेट बढ़ जाएगा तो पैसे दूंगी। यही बातें हो रही है हमारे साथ। जहाँ 60 रुपया मीटर के बनता है वहाँ 40 रुपये में सफ़र करती है सवारी। कहती है हमारे जेब में नहीं है भैया, हम नहीं दे पाएंगे, आप जाओ। मीटर से भी नहीं बैठती वो। मीटर से बैठाना भी चाहते हैं, कह रहे भैया मीटर से नहीं, शेयरिंग कर लो। आजकल ये चल रहा है हमारी ऑटो लाइन में कि शेयरिंग कर लो, 10-10, 20-20 रुपये ले लो। तो क्या हम खाएंगे, क्या कमाएंगे? हमारे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है कि बस दाल रोटी खा रहे हैं, शाम को सब्जी का सोचना पड़ रहा है कि सब्जी घर में ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जब से ये सीएनजी के दाम बढ़े, ना तो हमारे ओला उबर जो जिसमें गाड़ी चलाते हैं ना तो वो है उसमें कमाई बढ़ा रहे वो रेट, लेकिन इनके सीएनजी के दाम डेली रोज बढ़ रहे हैं। पहले 43 रुपये, आज से 6 महीने पहले कितने बढ़ गए? 35-40 रुपये बढ़ गए। तो इससे हम फर्क तो पड़ता ही है ना, हमारे जो काम पे भी और भी चीज़ों पे।
और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में मुंडका आतिशबाजी मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, एक बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस को मुंडका आतिशबाजी मामले में, तफसीलात चाहेंगे। देखिए, अभी दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा। पहला कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस तरह से इस मामले में काफी संगीन आरोप लगे थे और जिस तरह से गलत तरीके से वह फैक्ट्री चलाया जा रहा था, तो उस मामले पर उसे गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी जो है उसका नाम मनीष लाकड़ा है, जो मुंडका गांव में ही रहने वाला है। और जिस तरह से वो पिछले कुछ दिनों से फरार था, लिखा जाए इस मामले पर दिल्ली पुलिस की जो आउटर जिला पुलिस है उसने इस मामले पे कार्रवाई करते हुए कई लोकेशन पे छापेमारी करने के दौरान मनीष लाकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से वहां पर कई लोगों का जो बॉडी मिला था और कई लोगों का जो वहां पे जले हुए अवशेष मिले थे, उसके बॉडी के जले हुए अवशेष मिले थे, जिसको पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मानव अवशेष है उसके डीएनए प्रोफाइलिंग और फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल को वो तमाम जो अवशेष है उसको सौंप दिया गया है। अब तमाम जो लोग जिनके परिजन लापता हैं वो लोग जा करके अपने डीएनए टेस्ट दे रहे हैं, उन तमाम मेडिकल जो जांच होती है वो जांच करवा रहे हैं। अब उस अवशेष के आधार पर और डीएनए के मैचिंग के आधार पर आगे तफ्तीश किया जाएगा कि जो जले हुए वहाँ अवशेष पड़े हुए थे उस फैक्ट्री के अंदर में, तो वो किसका है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की पहचान ही नहीं हो पाई है। जो जिनका वहां पर जो थे उस फैक्ट्री में और जो जलकर खाक हो गए, तो अब उनकी तमाम जो अवशेष के आधार पर डीएनए प्रोफाइलिंग। जी, तो काफी अहम जानकारी आपने हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एहतजाजी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल के वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस वाक़े में मुलविस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मिलिटेंटों के हाथों हलाकत के बाद एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडितों पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि राहुल भट्ट की हलाकत टारगेट किलिंग है। एसआईटी तमाम जावियों से इस मामले की जांच करेगी। एलजी के मुताबिक इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि कहीं भी ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि इस वाक़े में मुलविस 2 गैर मुल्की मिलिटेंटों को हलाक कर दिया गया है। पीएम पैकेज के अंतर्गत या बाकी दूसरे तरह से भी जो लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं उनकी सुरक्षा का विधिवत इंतजाम किया जाए, इसके लिए हमने बैठक की है। जहां तक भट्ट साहब की मौत का सवाल है तो वो एक टारगेटेड किलिंग है, एक भय और आतंक का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे वो, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हमने एक एसआईटी का गठन किया है इस मामले में। वहां के एसएचओ को अटैच कर दिया गया है। एसआईटी सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रदर्शन करते हुए कुछ हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज में लगे हैं उनकी शिकायत है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, वो उसकी भी जांच करेगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि उनको मुख्यतः सुरक्षित स्थानों पर ही अगले आने वाले 1 हफ्ते में सबकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, जिला केंद्रों पर, तहसील केंद्रों पर। उनके और भी कुछ ग्रीवांसेस हैं प्रमोशन एवेन्यूज को लेकर के, उसको भी हम गौर करेंगे। सभी मुद्दों का क्रमवार समाधान हम निश्चित रूप से करेंगे। हम उनसे अपील करते हैं कि इस घड़ी में थोड़ा धैर्य और शांति बनावें। हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, जहां भी ये लोग रह रहे हैं वहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। ये समय है कि सब लोग मिलजुल करके अमन चैन का वातावरण बनावें। कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वातावरण को बिगाड़ा जाए। मैं एक बात कह सकता हूं कि ये कोशिश नाकाम की जाएगी। घटना में शामिल 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, बाकी लोग भी पुलिस के निगाह में हैं और मुझे लगता है कि पुलिस उस कार्रवाई में लगी है।
प्रशासन को भी हमने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पीएम पैकेज में लगे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो थोड़ा धैर्य रखें। खबर आसाम से, जहां लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल देखी जा रही है। आसाम में आसनी तूफान के बाद से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश और पानी जमा होने से हजारों लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रियासत में लगातार बारिश की वजह से कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आ रहे हैं। रियासत में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई ट्रेनें भी मनसूख करनी पड़ी। और नाज़रीन, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये एक और रियासत केरल से है, जहां भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी जो है वो मुतासिर नजर आ रही है। तो कई रियासतों में बारिशों का सिलसिला जो है वो देखा जा रहा है। केरल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से आम जिंदगी मुतासिर है। आसाम में भी यही कुछ हाल देखा जा रहा है, जहां कई इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। कल परसों जो तीमा हसाओं में जो इतनी बारिश हुई, उसके चलते काफ़ी लोकेशंस में हमारे लैंडस्लाइड्स और वाटर लॉकिंग हो गया, जिसके चलते 26 लोकेशंस, हमारे जो ट्रेन लाइनों के 26 लोकेशन में लाइनों को नुकसान पहुंचा है, ब्रिजों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते ट्रेन सर्विसेज हिल सेक्शन में बदरपुर टू लमडिंग के बीच अभी स्थगित कर दी गई है। हालांकि 2 ट्रेनें हैं, गुवाहाटी सिलचर पैसेंजर और सिलचर गुवाहाटी पैसेंजर, जो एक डिटोकछरा और एक न्यू हाफलोंग में फंस गई हैं। यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं, न्यू हाफलोंग से जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रेन अरेंज किया है जो माईबांग से गुवाहाटी तक के लिए चलेगी, और न्यू हाफलोंग से माईबांग तक के लिए हम लोगों ने पैसेंजर्स के लिए एक बस सर्विसेज बाय रोड उनको लेके जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने 4 बसेस को अरेंज किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से। उर्दू ज़बान व अदब की अजीम शख्सियत मिर्ज़ा गालिब पर बेंगलुरु में कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलुरु के तहत शहर के हसनात कॉलेज में इस 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह किया गया। गालिब और आलमी इंसानी कदरें सेमिनार का मौजू रहा। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर और अदीब खलील मामून ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि नई दिल्ली से आए प्रोफेसर अख्तरुल वासे और दीगर ने इफ्तिताही जलसे से खिताब किया। सेमिनार में मुकर्रीरीन ने कहा कि हर दौर में गालिब का कलाम इंसानी कदरों की बेहतरीन नुमाइंदगी करता रहा है। गालिब ने एक ऐसे समाज की तर्जुमानी की जो कि नफरत से परे मोहब्बत से लबरेज है। मौजूदा समाज में मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों को गालिब के कलाम को दरस हासिल करने की ज़रूरत है। आदमी और इंसान के फ़र्क को गालिब ने अपने अदब के ज़रिए बखूबी वाज़े किया। पानी से सब कसीदा कुत्ता काटा हुआ डरे, जिस तरह असद डरता हूँ आदमी से कि मर्दम गुज़िदा। दरअसल इंसान और आदमी से गालिब की वाबस्तगी अलग अलग वक्तों और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग तरह से ज़ाहिर होती है। उनके तस्वुरात हमा जहनी हैं और उन्हें शेर के मखसूस तनाजुर और गज़ल की बहर, वज़न और कवाफी के आईने ही में देखा जा सकता है। देखिए, असल बात यह है कि गालिब ने वो कुछ कहा है जो कि हिंदुस्तान की बुनियादी तौर पे तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और मज़हबी रूह की आइनादार है, और वो गालिब बहैसियत शायर के, बहैसियत इंसान के, उर्दू वाले के, इस बात का तमन्नाई है कि है रंगे लालाओ गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बाहर का इस बात चाहिए कि महफिल भी यही है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गालिब ने जो बातें कही है, और जिस तरह जैसे आप देखेंगे छोटी सी बात है कि फिर अब ये हंगामे खुदा, फिर ये हंगामे खुदा क्या है। तो आज आप देख रहे होंगे कि मज़हब के नाम पर क्या कुछ हो रहा है। मज़हब के नाम पर जितनी लड़ाइयाँ हो रही है, जबकि हर एक जानता है कि जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, यानी एक खुदा के सिवा और कोई नहीं। तो क्या हम लोगों को उनके कई देवताओं से या मुख्तलिफ खुदाओं से गुरेज है, या हम उनसे दूर भागते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का अपना अक़ीदा है, हर एक की अपनी बात है। कि गालिब ने जो है इसको ऊंच नीच, मजहबी मुनाफरत
ये मसले की मुनाफरत से बहुत दूर रहे वो, और उन्होंने सबको खैर सगाली का जो है जज्बा पेश किया है, वही उनकी शायरी के अंदर ही भी है। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। सबसे बड़ा दस्त गालिब का यही है कि इंसान न कुछ छोटा होता है न बड़ा होता है, सब बराबर हैं, यकसा हैं, यकसानियत है सबके अंदर। इस मुद्दरी केस में कांग्रेस के वजीर महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर पहुंच गई है। एक 24 साला खातून सहाफी ने रोहित के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन में इस मुद्दरी का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जाता है कि एसीपी की क़यादत में 15 रुकनी ये टीम जयपुर पहुंची है। जराये के मुताबिक रोहित जोशी उस घर पर नहीं मिले जहां पुलिस पहले पहुंची थी। वहीं दिल्ली पुलिस की 15 रुकनी टीम ने राजस्थान के वजीर महेश जोशी के घर के बाहर एक सम्मन चस्पा कर दिया है, जिसमें उनके बेटे रोहित जोशी को मुबैना इस मुद्दरी केस में 18 मई तक अदालत में पेश होने को कहा गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी विष्णु शर्मा का। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो केस है रोहित जोशी का मामला, इसको लेकर एक टीम जयपुर पहुंची है, क्या कुछ अभी की तफसीलात? देखिए, 8 मई को जयपुर की रहने वाली एक युवती ने दिल्ली के सदर बाजार थाना पुलिस में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें दुष्कर्म और कई अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं में केस दर्ज कराया था, जिसमें पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जयपुर में कल देर रात को पहुंची। उसके बाद महेश जोशी, जो कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके हसनपुरा में सैन कॉलोनी स्थित एक मकान पर, जो कि उनका निजी आवास है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस छपा किया है, जिसमें कहा गया है कि आप, यानी रोहित जोशी जो हैं, जिस मुकदमे में आरोपी हैं, उनको 18 तारीख को दोपहर 1 बजे तक दिल्ली के सदर बाजार पुलिस थाने में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। साथ में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि आप अपने साथ इस केस से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वे भी आप लेकर के आए। जी, तो ऐसे में अब जो है रहेगा कि इस नोटिस के बाद क्या कुछ जवाब आता है। विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। खबरों में इतना ही, आदाब।